हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल तिवारी सकार एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। इस कोरोना के संकट के दौरान मैं आपसे फिर से अपील करना चाहूँगा कि आप सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूरी बना के रखें। अपने आप को सुरक्षित रखना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने अपनों को सुरक्षित रख सकें। तो अपने आप को सुरक्षित रखने का काम जरूर करें, ठीक है। तो दोस्तों, सीजी व्यापम की तैयारी के दौरान हम सीजी व्यापम में गणित विषय से संबंधित जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम देख रहे थे। हमने ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो भी व्यापम की परीक्षाओं में आए हैं उन्हें हमने देख लिया है, जिससे रिलेटेड 4 वीडियो सेशन जारी किए जा चुके हैं, जिसे आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है तो। इसके साथ ही हमने अगला टॉपिक शुरू किया था जो था मेंशुरेशन अर्थात क्षेत्रफल, आयतन, एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड प्रश्न, जो कि व्यापम का एक प्रकार से फेवरेट टॉपिक है। अगर 30 प्रश्न भी आते हैं तो 5 से ज़्यादा ऑन एन एवरेज आपको 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न आते हैं, कुछ ट्रिकी होते हैं, कुछ ईजी होते हैं, कुछ डायरेक्ट होते हैं, कठिन कुछ नहीं होता है। फिर से कहूँगा, कठिन वही है जिसे बनाने का अभी तक आपने प्रयास नहीं किया है। आप प्रयास करेंगे, आप सीखेंगे, आपसे ज़रूर बनेगा। तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत आज का हमारा 6वां वीडियो सेशन है। इसके भी हमने 5 वीडियोस जारी कर चुके हैं इसके पहले। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में उन्हें जाकर देख सकते हैं। और साथ ही प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक करें, शेयर करें, अपना रिव्यू हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाई, संयुक्त भर्ती 2018 सहायक ग्रेड 3 में जो संयुक्त भर्ती हुआ था उसका ही एक प्रश्न था 2018 का, ठीक है। ये प्रश्न छूट गया था मुझसे, एक विद्यार्थी के द्वारा पूछा गया है डाउट, तो मैं उसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, यह प्रश्न हो सकता है जिसने भी पूछा उन्हें कठिन लग रहा होगा, बाकी ये कठिन नहीं है। कोई भी प्रश्न हम एक बार यदि बनाना सीख जाते हैं उसके बाद वो कठिन बिल्कुल नहीं रहता है। चलिए देखते हैं ये प्रश्न क्या था। आपको प्रश्न में एक फिगर इस प्रकार से दे दिया था कि एंगल त्रिभुज ABC है, जिसमें एंगल क्या है भैया, B 90 डिग्री का है और BD परपेंडिकुलर टू AC यहाँ पे लिख दिया है, यानी कि BD जो है AC भुजा पर लंब है, अर्थात ये कोण भी 90 डिग्री का होगा और ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। यह दे दिया है प्रश्न में और ये आपके 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है भाई कि हमारे दिमाग में 100 चीज़ें आ रही होंगी, कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा। मैं सबसे सिंपल अप्रोच बता रहा हूँ आपको सॉल्व करने की। सबसे सिंपल, जो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है आप उसे देखोगे। कौन सा त्रिभुज है भैया, ट्रायंगल ABC। त्रिभुज ABC में आप क्या कर दोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। भैया समकोण है, सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, राइट एंगल की सामने की भुजा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो आप वही लगा दोगे पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि क्या, कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन क्या हो जाएगा, BC का वर्ग, यही हो जाएगा, ठीक है। ये मान लो है आपका इक्वेशन नंबर 1। सिंपल लगा दिए, ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, ज़्यादा तीर नहीं मारना है। यहाँ पे एक काम बस आप और यहाँ पे साथ में कर सकते हो कि भैया जो भुजा AC है, भुजा AC है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, AD और DC। तो इसे AD और DC के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिख दो यार। तो AC बराबर क्या लिख सकते हैं हम, AD प्लस DC का होल स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये AD प्लस DC का होल स्क्वायर है, यानी कि A प्लस B का होल स्क्वायर, तो मोदी जी के अनुसार हो जाएगा क्या, भारत और कनाडा का संबंध, जैसे A प्लस B का होल स्क्वायर। वही कहानी यहाँ पे आप लगा दोगे यार, सुनोगे नहीं, दिन दुनिया में रहा करो। तो A प्लस B के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में इसे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, AD का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस 2 इंटू AD इंटू क्या हो जाएगा, DC को मैं लिख दे रहा हूँ CD, ठीक है। ये जो आपका DC है इसको मैं लिख दे रहा हूँ क्या, CD बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है कहानी यहाँ तक।
अब ध्यान देंगे ये AD और CD आपको कितने ऑप्शन में दिख रहा है? ADCD 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 ADCD, ये 2 ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन है, AD और CD दिख रहा है, यानी कि डेफिनेटली ये दोनों तो आपका क्या है, गलत, क्योंकि हमको एक एलिमेंट यहाँ पे मिल गया है। बाकी भी आएगा धीरे से, लेकिन ये 2 तो डेफिनेटली नहीं होगा। एक पार्ट हमारे पास आ गया है, ठीक है, अभी भी इसको सॉल्व करना बचा है। मैं एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ कि यदि आपकी किस्मत बुलंदी पर होती, जो कि आजकल नहीं होती है, तो हो सकता है केवल एक ही ऑप्शन ऐसा रहता जिसमें आपका क्या रहता, AD और ये CD जो दिया है ये एक ही ऑप्शन रहता। आंख मूंद के इतना ही बना के उसको टिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है, आजकल किस्मत के तो लगे हुए रहते हैं, तो भाई किस्मत बुलंदी पर तो रहती नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। आगे जाएंगे तो भाई हमको क्या करना है, अब यहाँ सॉल्व करना है AB और BC। तो ये मैं आपको इक्वेशन नंबर 2 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे नाम। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब त्रिभुज AB और D, ये भी एक प्रकार त्रिभुज है और यह भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो अब मैं देख रहा हूँ ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में, अब ABD में भी आप क्या कर दोगे भैया, पाइथागोरस लगा दोगे। ABD में भी क्या कर दोगे, पाइथागोरस लगा दोगे। AB भुजा कर्ण हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर धन BD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर धन BD का स्क्वायर आ गया। सेम काम आप करोगे क्या, त्रिभुज अब BDC में, त्रिभुज BDC में आप वही पाइथागोरस निकालोगे, तो ये BC ये कर्ण हो जाएगा, तो BC का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा भैया, ये BD का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, DC का स्क्वायर, और यही AB यहाँ पे है और यही BC स्क्वायर यहाँ पे है, तो AB स्क्वायर की ये वैल्यू और BC स्क्वायर की ये वैल्यू वहाँ पे आप वापस पुट कर दोगे। तो चलिए मैं पुट कर देता हूँ, तो अपना इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये मैं यहाँ से नीचे पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन ये पूरा ऐसा दिखेगा, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस 2AD और इंटू CD बराबर AB स्क्वायर की जगह मुझे अब ये रखना है, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर रख दो, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह मेरे को अब ये रखना है, तो क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, DC स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देंगे AD स्क्वायर कट गया, ये DC स्क्वायर और ये DC स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे हमको क्या मिला, 2AD इंटू CD बराबर ये क्या हो जाएगा, 2BD स्क्वायर, 2BD स्क्वायर है, ये 2 और 2 कट गया, तो AD इंटू CD बराबर BD स्क्वायर। तो इन दोनों में कौन सा है, AD इंटू CD बराबर BD स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया, बहुत ही आसान था। देखिए ये एक प्रकार से थ्योरम है, इसे आप रट भी सकते हैं कि इस कंडीशन में ऐसा होता है। स्कूल की किताबों में ऐसा थ्योरम दिया रहता है और ऐसे ही प्रूव करने के लिए एग्जाम में प्रश्न आते हैं, वही प्रश्न को उठा के यहाँ पे दे दिया है, तो हमें कठिन लग रहा है। अगर सीधा प्रमेय याद होता तो हम आँख मूंद के टिक मार देते, पर चलो ठीक है, प्रमेय याद नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हमें वो प्रमेय बनाना हमने सीख लिया। कैसे भाई, पहले बड़ा त्रिभुज ले लिए ABC, उसमें पाइथागोरस लगा दिए, AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया। AC की जगह 2 पार्ट कर दिए, AD और DC कर दिए, AD और DC A प्लस B के होल स्क्वायर में फैला दिए, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2AD इंटू 2CD, ADCD मिल गया, जो कि हमारा 2 ऑप्शन है। अब उस तरफ के लिए क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB यहाँ पे था इसलिए हम वाले त्रिभुज को पकड़े, त्रिभुज क्या ABD, त्रिभुज ABD में पाइथागोरस लगा दिए तो AB की वैल्यू आ गई। वैसी त्रिभुज क्या BDC में पाइथागोरस लगा दिए तो BC की वैल्यू आ गई, पुट कर दिए, सॉल्व कर दिया, आंसर निकाल दिया। बनेगा जिस प्रकार का प्रश्न। तो भैया जिस भी महोदय ने यह डाउट पूछा था मेरे ख्याल से उन्हें क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम आगे की परीक्षाओं में आते हैं। तो अगला जो पेपर हमारा है वो है 2018 में मंडल संयोजक भर्ती परीक्षा। ठीक है, मंडल संयोजक भर्ती परीक्षा में एक लॉजिकल प्रश्न था, मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूं पहले आपके लिए। यदि किसी समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका क्षेत्रफल x है और एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल y है, यदि दोनों की परिमिति समान है यानी कि पेरीमीटर दोनों का इक्वल है,
तो क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है, तो चलिए हम देखते हैं तो क्या होगा। पहले तो हम समझ लेते हैं कि प्रश्न हमें क्या कहना चाह रहा है। भाई प्रश्न में समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग के क्षेत्रफल को इक्वेट करने की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें क्या दे दिया है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो x है और वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, y है। प्रश्न में दे दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल x है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, y है। तो क्या होगा, और साथ में दे दिया है कि इन दोनों का जो परिमाप है, यानी कि ये जो त्रिभुज का परिमाप है वो इस वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी तीनों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 गुणित त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, और वैसे ही वर्ग का क्या हो जाएगा 4 गुणित वर्ग की एक भुजा, यही होगा, ठीक है। या ऐसा भुजा मत लिखो, थोड़ा आपको लेंदी लग सकता है। ये सिंपल त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए मान लो और वर्ग की भुजा को आप कैपिटल ए मान लो, ठीक है। तो 4a वर्ग का परिमाप हो गया और 3a क्या हो गया भैया, त्रिभुज का परिमाप हो गया, ठीक। उस प्रकार यदि हम निकालेंगे तो हमें a बाई कैपिटल A बराबर क्या मिल जाएगा, 4/3 मिल जाएगा। भाई a आप बाई कैपिटल A यहाँ आ गया, 3 वहाँ पे चले गया, ठीक। यानी जो हम त्रिभुज की भुजा के लिए a माने हैं उस a की वैल्यू कितनी है, 4, और वर्ग की भुजा के लिए जो हम कैपिटल A माने हैं उस कैपिटल A की वैल्यू कितनी है भैया, 3। क्लियर हो रहा है। अब दोनों के क्षेत्रफल x और y को निकालना है। x यानी कि क्या है भैया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, यही होता है। और a की वैल्यू हमारे पास क्या है भैया, 4, यहाँ पे वैल्यू रख दो तो √3/4 गुणित 4 गुणित 4, 1 4 4 कट जाएगा तो √3/4, या ऐसा लिख दो 4√3, 4 इंटू √3, 4 और 4 कट गया तो क्या आ गया 4 इंटू √3, 4 इंटू √3 क्या आया है आपके पास, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वैसे ही वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a², और उस वर्ग के लिए वर्ग की भुजा हम कैपिटल ए माने हैं तो ऐसा लिख लो कैपिटल A², और कैपिटल ए की वैल्यू क्या आई है भैया आपके पास, 3 आई है, यानी कि 3 का स्क्वायर अर्थात कितना है, 9। तो सिंपल है, आपके पास x की वैल्यू है 4√3 और y की वैल्यू है 9, ये हम निकाल लिए। अब मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन इसी प्रकार का कुछ है। पहला ऑप्शन लिखा है एक्स वाई के बराबर है, एक्स वाई के बराबर है क्या, नहीं। दूसरा ऑप्शन लिखा है एक्स वाई से बड़ा है, एक्स जो है वो वाई से बड़ा है क्या, नहीं है भाई, एक्स हमारा 4√3 आया है और वाई क्या आया है 9, एक्स वाई से बड़ा नहीं है। तीसरा ऑप्शन लिखा है एक्स वाई से छोटा है, एक्स वाई से छोटा है क्या, जी हाँ, एक्स जो है हमें वाई से छोटा दिख रहा है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो इसीलिए हमारा आंसर होगा जी हाँ, एक्स जो है वाई से छोटा है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी प्रश्न होते हैं, ये भाई पढ़ने से कठिन लग रहा होगा लेकिन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है। बनेगा जी इस प्रकार का। हम एक वैल्यू निकाल लिए, वैल्यू क्यों निकाल रहे, क्योंकि ऑप्शन उस प्रकार से दिए गए थे, समझ आ रहा है ना भाई। 4 है, 4 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो 4 इंटू लगभग 1.5 हो रहा है गुणा भैया, 4 इंटू 1.5 यानी 6 के आसपास से आएगा, 9 तो नहीं पहुंचेगा, यानी x जो है y से छोटा है, बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही थोड़े मज़ेदार प्रश्न अब देखेंगे, धीरे धीरे थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे ना, हार्ड जिन्हें हार्ड समझा जाता है, ठीक है, हम बनाना सीख लेंगे फिर कुछ भी हार्ड नहीं है। तो मंडल संयोजक में आपका ये एक प्रश्न रहा, इसके बाद हम सीधा अगली परीक्षा में जंप करते हैं, ठीक है, अगली परीक्षा में जंप करेंगे। अगली परीक्षा है आपका NNRI 2018 नगरीय निकाय राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा।
प्रश्न आपके लिए पढ़ दे रहा हूं मैं। एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 44 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके आधार की त्रिज्या कितनी है? इसके आधार की त्रिज्या कितनी है? ठीक है, चलिए बनाते हैं। लंब वृत्तीय बेलन यानी कि सिलेंडर, सिंपल बेलन ही है वो, जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया होता है आपका 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है भैया? 2 पाई आर एच। ठीक है, और ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको कितना दे दिया है? 44, और ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, ऊंचाई दे दिया है, त्रिज्या आपसे पूछ रहा है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 44। 2 गुणित क्या कर दोगे? 22/7 गुणित रेडियस, आपको त्रिज्या निकालना है, गुणित ऊंचाई कितना दे दिया है? ऊंचाई दे दिया है 28, ऊंचाई दे दिया है भैया 28। सॉल्व कर दो तो ये जाएगा आपका 22 दूनी 44, 44 कट गया और ये आ जाएगा 4, तो आर बराबर आ जाएगा 1/4 या 0.25। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में दिया है 1/4 सेंटीमीटर, तो 1/4 सेंटीमीटर इज योर आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न था। क्या? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया था, ऊंचाई दे दिया था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लिखे, वैल्यू रखे, एक ही आइटम गायब था, रेडियस निकाल दिए। इसीलिए फॉर्मूला याद है तो कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए इसी में अगला प्रश्न आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा अगले पेपर में। ठीक है, इस पेपर में इसके अलावा जो था ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रश्न था, मतलब और भी मैथ्स से रिलेटेड प्रश्न थे, पर अभी हमारा क्षेत्र मिति के टॉपिक के अंतर्गत इतना ही था। अब इसके बाद आते हैं थोड़े मज़ेदार प्रश्न में। ठीक है, प्रश्न मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ, ये आपका है पेपर लेखापाल भर्ती परीक्षा 2018। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। प्रश्न है, एक आयताकार ठोस के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल PQR है, तो उस आयताकार ठोस का आयतन क्या होगा? ठीक है, यानी कि एक घनाभ के 3 लगे हुए, आपस में लगे हुए एडजेसेंट जो फलक हैं, फेसेस हैं, उनका एरिया आपको दे दिया है PQR, तो उसका वॉल्यूम, आयतन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर पढ़ दे रहा हूँ। एक आयताकार ठोस के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः PQR है, तो उस आयताकार ठोस का आयतन क्या होगा? चलिए बनाते हैं। अब आयताकार ठोस यानी कि घनाभ, मैं एक बार आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। ये है भैया आपका घनाभ। ये आपका कहलाता है घनाभ या क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये आपका घनाभ है, क्यूबॉइड। इसकी 3 संलग्न फलक, 3 संलग्न फलक कहने का मतलब कि एक मान लो ये नीचे वाली होगी जो P है, ये सामने वाली Q है और ये R है। ये 3 संलग्न फलक है और इन तीनों का क्षेत्रफल आपको दे दिया है, यही है क्षेत्रफल क्या? PQR। अब मैं मान लेता हूँ कि भैया ये है लंबाई, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई, जिसके कारण उसका एक क्षेत्रफल आया है। तो जो ये नीचे वाली सतह है, आसानी से एकदम आपके लिए लिख रहा हूँ ना, पहली जो सतह है या फलक है या फेस है, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? P की। आयताकार सतह ही है, सभी आयत रहते हैं भैया घनाभ में तो सभी तरफ। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, और इस नीचे वाले सतह के लिए ये लंबाई हो जाएगा और ये चौड़ाई हो जाएगा, यही क्षेत्रफल होगा। तो P बराबर क्या है भैया? लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी ये वाला लंबाई और ये वाला चौड़ाई D। उसी तरीके से दूसरी फलक की अगर मैं बात करूं तो वो Q है, और Q बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए Q यानी कि मैं इस सतह की बात कर रहा हूँ, है ना, और P यानी जो एक नीचे इसके सतह होगी जो दिख नहीं रही, जिसके दम पे रखाया हुआ है,
वो लंबाई गुणित चौड़ाई आ गया है। क्यू अर्थात क्या होगा, लंबाई गुणित ऊंचाई होगा। क्यू अर्थात क्या होगा, केवल लंबाई गुणित ऊंचाई। भैया ये लंबाई ये ऊंचाई, यही सामने वाला जो हमें आयत दिख रहा है, तो ये आ जाएगा लंबाई गुणित ऊंचाई। उसी तरीके से अगर मैं तीसरे फलक की बात करूं, आर बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई, केवल यही दो वाला आयत हमको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा क्या भैया, चौड़ाई गुणित क्या होगा, ऊंचाई। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब हमको पता है किसी भी घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यही होता है घनाभ का आयतन, क्या, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है। तो यहाँ से हम लंबाई की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हम चौड़ाई की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से ऊंचाई की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P बाई चौड़ाई बराबर लंबाई, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q बाई लंबाई बराबर ऊंचाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा, R बाई ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो ये L बराबर निकल गया, ये H बराबर निकल गया, और ये B बराबर निकल गया। इसकी वैल्यू को आपको पुट कर देना है और कुछ नहीं। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, P बाई बी इंटू Q बाई L इंटू R बाई H बराबर आयतन, यही होना चाहिए आयतन। और वो आयतन क्या होता है भैया, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। समझ में आ रहा है भाई, दोनों आयतन को हम इक्वेट कर दिए। आयतन बराबर क्या होना चाहिए, आयतन के। तो आयतन एक P बाई क्यू के फॉर्म में है, लंबाई बाई चौड़ाई के फॉर्म में है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, P इंटू क्यू इंटू आर, ये इधर जाके सबका स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, यानी P इंटू क्यू इंटू आर बराबर L B H, और ये पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब हमको आयतन निकालना है, यानी केवल लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई की वैल्यू निकालना है। तो ये हमारा आ जाएगा सिंपल, क्या, इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर रूट ओवर PQR। तो आपको जो ऑप्शन दिए गए थे, मैं ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ। ऑप्शन है आपका PQR, जो कि गलत है, P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर, जो कि गलत है। तीसरा रूट ओवर PQ प्लस QR प्लस RP, जो कि गलत है। चौथा रूट ओवर PQR इज योर आंसर। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बनेगा इस प्रकार का क्वेश्चन। तो चलिए इसी प्रकार के थोड़े और हार्ड और कठिन क्वेश्चन को हम देखेंगे अगली क्लास में। ये मैंने एक इंट्रो दिया है कि थोड़े ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे बहुत अच्छे ट्रिकी क्वेश्चन अभी और आने वाले। 2018 में बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं हुई थी जिसमें ऐसे ट्रिकी और लॉजिकल क्वेश्चन बने थे। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक। इसके बाद इसी पेपर से ही शुरुआत करेंगे, और आगे जो इस पेपर में और थोड़े अच्छे क्वेश्चन आए हैं, अच्छे प्रश्न आए हैं, उसे हम देखेंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि भाई यदि मैथ्स रीजनिंग का आप कंप्लीट कोर्स, क्योंकि भाई अभी तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, केवल प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन। मैं यहाँ आपको पूरा बेसिक से उस चैप्टर को आखिरी एंड हार्ड लेवल तक नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल जो प्रश्न आए हैं उन्हें ही डील कर रहा हूँ। तो यदि आप कंप्लीट कोर्स मैथ्स रीजनिंग का ज्वाइन करना चाहते हैं तो सकार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ के, अर्थात सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे और ऊपर आई बटन पर भी आपको दिख रहा होगा, और अपना पसंदीदा पैकेज मैथ्स रीजनिंग का सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही CGPSC प्रीलिम्स, CGPSC मेंस और CG व्यापम की पूरी तैयारी, इसके कंप्लीट कोर्स को भी आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रारूपों में ज्वाइन कर सकते हैं। भाई अब ऑफलाइन की अगर हम बात करें तो कोई ठिकाना नहीं है, कब लॉकडाउन लग जाए, कब संस्थान बंद हो जाए, और स्कूल कॉलेज और संस्थान ही तो सबसे क्या है भैया, सॉफ्ट टारगेट है, चाहे कोरोना के लिए चाहे बंद करने के लिए, ठीक। तो ये कभी भी बंद हो सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज़ कीजिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉस्ट इफेक्टिव भी है, आपके लिए कंफर्टेबल भी है, आपके लिए भाई सुविधाजनक भी है, समय के अनुसार बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आशा करता हूँ कि आप तब तक स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू।